स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आप सभी ने किसी न किसी विद्यार्थी में से, जनरली बहुत से विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का एग्जाम फॉर्म आप भरा होगा जिसके हाल ही में एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जैसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज की हमारी क्लास जेल प्रहरी स्पेशल क्लास। जिन विद्यार्थियों ने भी इस परीक्षा का फॉर्म भरा था तो उनके एग्जाम एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जेल प्रहरी की जो परीक्षा है 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक, जी दोस्तों 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाली है। और इस एग्जाम में 20 नंबर की हिंदी, जी दोस्तों 20 अंकों की हिंदी पूछे जाने वाली है। तो आज हमारा पूरा फोकस जेल प्रहरी परीक्षा को लेकर होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने इसका फॉर्म भरा है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों जेल प्रहरी के साथ साथ यदि अन्य एग्जामों की हम बात कर लें कि आगामी भविष्य में जो परीक्षाएं होने वाली है, जैसे मैं एमपीटीटी की बात करूं, मैं एमपीएसआई की बात करूं, मैं सीटेट की बात करूं, तो इन एग्जामों के लिए भी आज की क्लास महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए अगेन सुपर 30 क्वेश्चन लेके आया हूं। और वो सारे क्वेश्चन जो व्यापम की प्रीवियस परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों को हमारी धांसू ट्रिक से दोस्तों कैसे सॉल्व करना है उस पर भी हम दोस्तों आज क्या है चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है दोस्तों आज का सुविचार? सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी आंखों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी ए दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इसलिए दोस्तों भागते रहो लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। बस रुकना मत मेरे दोस्तों, क्योंकि आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। जी हाँ दोस्तों, तो इसी सुविचार के साथ आज की हम क्लास अपनी प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारी जो लास्ट क्लास हिंदी मैराथन की हुई थी दोस्तों 11 नवंबर को, दिन बुधवार, जी दोस्तों 11 नवंबर को जो हमारी क्लास हुई थी, इस क्लास में जिन विद्यार्थियों ने भी सबसे फास्ट आंसर दिया था उन्हें हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। तो उन टॉप 10 रैंकर्स की मैं बात करने जा रहा हूं कि जिन विद्यार्थियों ने सबसे फास्ट आंसर दिया था उनके नाम दोस्तों ये रहे आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहले नंबर पर इस बार स्थान प्राप्त किया है सोनम परिहार, दूसरे नंबर पर है प्रियंका परमार, तीसरे नंबर पे प्रवेश दुबे, चौथे नंबर पे है मुकेश सिंह राजपूत, पांचवें नंबर पे रानी विश्वकर्मा, छठवें नंबर पे अखिलेश राजपूत, 7वें नंबर पे हरिओम यादव, 8वें नंबर पे स्वाति शुक्ला, 9वें नंबर पे श्रद्धा पुरोहित और 10वें नंबर पर आपका दोस्तों किरण शर्मा। तो इन सभी विद्यार्थियों को दोस्तों बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार प्रयास जारी रखें। इस समय जो विद्यार्थी मुझे लाइव देख रहे हैं आप भी कोशिश कीजिएगा कि आज जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपका नाम आगामी लाइव क्लासेस में टॉप 10 रैंकर्स की लिस्ट में दोस्तों शामिल किया जा सकता है। चलिए अब इन टॉप 10 रैंकर्स के अलावा वो 5 विद्यार्थी जिन्होंने भी सबसे फास्ट आंसर दिया था उनका नाम दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अन्य 5 टॉप रैंकर्स में पहला स्थान प्राप्त किया है निकिता धाकर, जो कि काफी एक्टिव स्टूडेंट है। दूसरे नंबर पर रानी दांगी और रुचि राय, तीसरे नंबर पे दीक्षा शर्मा, चौथे नंबर पे है कीर्ति अहिरवार और अंजलि गुप्ता और 5वें नंबर पे छवि चौरसिया और रानी मेवाड़ा। तो इन सभी 15 विद्यार्थियों को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी प्रकार से आप प्रयास जारी रखिए। चलिए दोस्तों, तो आज की हम क्लास हम प्रारंभ कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। प्रश्न लिखा गया है क्या? अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है? जी दोस्तों, एक प्रश्न आपको दिया गया है, आपको इसमें पता लगाना है कि जो अप्रत्याशित शब्द है इसमें मूल शब्द क्या होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रत्याशित, आशा, प्रत्यय या आशित। राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या होगा। चलिए दोस्तों अब राइट आंसर की बात कर लें, किसका राइट आंसर क्या होगा?
तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है आशित का, तो वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पर आशित इज द क्या है, रॉन्ग आंसर। यदि हम राइट आंसर की बात कर लें कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जिन विद्यार्थियों दोस्तों यहाँ पर यदि हम राइट आंसर की बात कर लें कि भाई अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या होगा, तो दोस्तों एक बात मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आपसे किसी भी शब्द में मूल शब्द की पहचान करने को बोला जाए, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही गजब का तरीका मैं बता रहा हूं। आप उस शब्द में से उपसर्ग और प्रत्यय को दोस्तों पृथक कर दीजिए या अलग कर दीजिए। जैसे ही आप किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करेंगे तो आपको दोस्तों क्या है, मूल शब्द मिल जाएगा। यदि हम राइट आंसर की बात करें इस प्रश्न में कि भाई अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर मूल शब्द होगा दोस्तों आशा। जी हाँ दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात करें आशा, जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया दोस्तों, वेरी गुड, इज द राइट आंसर। यहाँ पर आशा ही आपका राइट आंसर होगा। अब बात करें अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है। अप्रत्याशित का मतलब होता है दोस्तों अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी उम्मीद न की गई हो, उस चीज को तो क्या बोला जाता है, अप्रत्याशित बोला जाता है। अब जो विद्यार्थी आज हमसे नए जुड़े हुए हैं, इससे पहले की क्लासेस नहीं ली है, तो मैं आपको बता दूं कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द आशा कैसे हुआ, क्योंकि इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन आपसे जेल प्रहरी की परीक्षा में यदि पूछे जाए तो उन क्वेश्चनों को कैसे डील करना है वह जानिए दोस्तों। इससे पहले की बात करूं, एक दिन मैंने आपको एक शब्द दिया था असफलता। क्या दिया था, एक शब्द मैंने आपसे पूछा था असफलता, और मैंने कहा था कि भाई असफलता में मूल शब्द बताइए, असफलता में मूल शब्द बताइए। तो वहां पर हमने कहा था कि भाई इससे उपसर्ग और प्रत्यय अलग कर दीजिए। यदि यहाँ पर मैं अ को अलग करता हूं, अ उपसर्ग को यहाँ पर अलग करूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, सफलता। क्या बच जाएगा, सफलता। फिर अगेन यहाँ पर देखेंगे सफलता में ये कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, स उपसर्ग जुड़ा है, इसे भी अलग कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा दोस्तों आपका फलता। क्या बच जाएगा, फलता। अब फलता में आप देखेंगे लास्ट में क्या जुड़ा है दोस्तों, ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये दोनों तो दोस्तों क्या थे, आपके उपसर्ग थे। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। अब लास्ट में क्या है, ता प्रत्यय। यदि मैं ता प्रत्यय को भी अलग कर दूं तो मूल शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, फल बन जाएगा। इसका मायने ये हुआ कि असफलता में मूल शब्द क्या होगा, फल होगा। फल में हमने स जोड़ा, सफल बन गया। सफल में अ जोड़ा, असफल बन गया। और असफल में ता जोड़ा, तो क्या बन गया दोस्तों, असफलता बन गया। यह प्रश्न मैंने आपको प्रीवियस लाइव क्लासेस में करा चुका हूं। अब किंतु यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया गया था, यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया गया था वह था दोस्तों आपका अप्रत्याशित। क्या दिया गया दोस्तों, आपका अप्रत्याशित। अब बताइए अप्रत्याशित में यदि आपको मूल शब्द की पहचान करना है, यदि मूल शब्द की पहचान करना है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मूल शब्द की पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप उस शब्द में से उपसर्ग और प्रत्यय को अलग कर दीजिए। तो बताइए यहां पर यदि मैं अ उपसर्ग को अलग करूंगा, यदि यहां से मैं अ उपसर्ग को हटा देता हूं तो शब्द मेरे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, प्रत्याशित। क्या बच जाएगा दोस्तों आपका, प्रत्याशित। अब इस प्रत्याशित शब्द में दोस्तों लास्ट में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इत प्रत्यय जुड़ा है। यहाँ पर यदि इत प्रत्यय में हटा दूं, यदि यहाँ पर मैं इत प्रत्यय हटा दूं तो क्या बच जाएगा, प्रत्याशा। क्या बच जाएगा दोस्तों आपका, प्रत्याशा। अब प्रत्याशा मतलब दोस्तों क्या होता है, उम्मीद या आपकी जो आशा है उसे हम प्रत्याशा कहते हैं। अब इस प्रत्याशा शब्द में यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रतिधन आशा। क्या मिलेगा, प्रतिधन आशा, जो कि एक यण संधि का उदाहरण है। दोस्तों इसको आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्रतिधन आशा बराबर क्या होता है, प्रत्याशा। इसका मतलब है यहां से प्रति उपसर्ग को भी यदि अलग कर दिया जाए तो मूल शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, आशा। मूल शब्द क्या बन जाएगा, आशा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को डील किया जाता है। तो ध्यान दें, जब भी आपको मूल शब्द की पहचान करने को बोले, आपको कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन में से, उस शब्द में से जितने भी उपसर्ग लगे हुए हैं, जितने भी प्रत्यय लगे हुए हैं, उसे अलग कर दीजिए और बचा हुआ शब्द आपका क्या कहलाएगा, मूल शब्द कहलाएगा। इस प्रकार अप्रत्याशित में दोस्तों दो आपके उपसर्ग थे। कौन कौन से, एक अ उपसर्ग था, दूसरा आपका प्रति उपसर्ग था, और लास्ट में दोस्तों ई क्या था,
ये आपका प्रत्यय प्रयोग हुआ था लास्ट में, दो प्रत्यय थे, आप दो उपसर्ग थे और एक दोस्तों आपका एक प्रत्यय था। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि रंग में भंग किसकी प्रसिद्ध रचना है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष रंग में भंग किसकी रचना है। कई बार आपकी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। रंग में भंग किसकी रचना है। चार ऑप्शन आपके समक्ष है, बालकृष्ण भट्ट, मैथिली शरण गुप्त, मोहन राकेश या महादेव वर्मा। चार विकल्पों में से बताइए रंग में भंग किसकी प्रसिद्ध रचना है। कई बार आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछी गई है कि रंग में भंग किसकी रचना है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है मैथिली शरण गुप्त का, जी हाँ दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का आपने चयन किया है तो वेरी गुड, मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर। रंग में भंग किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब यदि आप चाह रहे हैं कि सर इसको याद कैसा करें, तो घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। संदीप सर की धांसू ट्रिक आपको समक्ष में आपको बता रहा हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप लाइफ टाइम याद रख सकते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो वह धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, वह तरीका क्या है जिससे इस क्वेश्चन को आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी स्मृति में बनाए रख सकते हैं। और वह तरीका यह है, बताइए आप सपोज कीजिए रंग बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, रंग बना रहे हैं। इसके धांसू ट्रिक में आपको बता रहा हूं, आप क्या बना रहे हैं, रंग बना रहे हैं। और किसी व्यक्ति में रंग में क्या मिला दी, मैठी मिला दी, तो आप क्या बोलेंगे, यार सारा रंग में क्या कर दिया, भंग कर दिया। तो ट्रिक हमारी दोस्तों यही है, सपोज कीजिए आप रंग बना रहे हैं और रंग में किसी व्यक्ति ने क्या मिला दी, मैठी मिला दी, तो आप क्या कहेंगे, यार सारा रंग में भंग कर दिया, मतलब सारा काम बिगाड़ दिया। इस प्रकार याद रख सकते हैं कि रंग में भंग किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। और याद कैसा किया कि रंग में क्या मिला दी गई, मेथी, जिससे आपका रंग में क्या हो गया, भंग हो गया। चलिए दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। जी दोस्तों कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और कई बार ये प्रश्न आपके विद्यार्थी स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में दोस्तों क्या है, गलत करके आए हैं। तो जरा मुझे भी बताइए आज यहाँ पर ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। प्रश्न है रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प आपके लिए है 24, 96, 26 और 56। तो 24, 96, 26 और 56 में से राइट आंसर क्या होगा, बताइए। रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का 24, जी दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 24, तो वेरी गुड। यह दोस्तों गलत नहीं, महा गलत है। जो विद्यार्थी 24 करके आए मुझे पता है यह आंसर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में दिया है। तो कभी भी दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान वही है कि वो क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी चारों विकल्पों की बारीकी से जांच करे। एक अच्छे विद्यार्थी की दोस्तों वही पहचान है। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर 24 विकल्प का चयन किया है इज द रॉन्ग आंसर। तो बात करें सर राइट आंसर क्या होगा कि जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है 96, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है 96, वेरी गुड, 96 इज द राइट आंसर। 96 इसका सही आंसर है। अब बात आती है सर हमने तो किताबों में 24 देखा है, किंतु दोस्तों ध्यान रहे क्वेश्चन में ये पूछा था कि रोला छंद में कुल मात्राएं कितनी है। आपसे कुल मात्राएं पूछी गई थी, ना कि पर्टिकुलर या विशेष रूप से किसी एक चरण में। अब मुझे बताइए रोला छंद में यदि हम रोला छंद की बात करें तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 4। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। यदि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तो 4 चरणों में दोस्तों कितनी मात्राएं होंगी, 96 होंगी। तो 96 दोस्तों क्या है, राइट आंसर है। यदि प्रत्येक चरण में पूछा जाए तब तो 24 होगा, किंतु कुल मात्राएं पूछी जाए तो कुल मात्राएं दोस्तों कितनी होती हैं, 96 होती हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों किताबों में नहीं मिलते, डायरेक्टली एग्जाम में आपको भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं।
आप बताइए यह क्वेश्चन आप जिससे भी पूछेंगे तो 99% लोग ओवर कॉन्फिडेंस में इसका आंसर कितना देंगे, 24 देंगे, जो कि सर्वथा दोस्तों क्या है, गलत है, मिथ्या है, पाप है। तो राइट आंसर कितना है, 96 है। चलिए दोस्तों, अब रोला छंद के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा था क्या कि भाई रोला छंद में दोस्तों कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 और 13 मात्राओं पर यति या विश्राम होता है। कई विद्यार्थी रोला छंद में इसको यहाँ पर चरण मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका चरण नहीं होता। यहाँ पर आओ वीरों आज देश की कीर्ति बढ़ा दे, यह पूरा का पूरा दोस्तों एक चरण है। एक चरण है आपका, सिर्फ कंडीशन रोला छंद में इतनी रहती है कि जो एक चरण है, एक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर बीच में क्या लगा होता है, कॉमा लगा होता है, जिसको हम यति बोलते हैं। यति मतलब होता है विराम या विश्राम। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है दोस्तों, 24। इस प्रकार आप देखेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देके रखिए, यह एक समात्रिक छंद है। अब दोस्तों समात्रिक क्यों, क्योंकि समात्रिक का मतलब होता है ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हो। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। और ये 24 मात्राएं 11 और 13 मात्राओं पर दोस्तों क्या होती है, विश्राम होता है यहाँ पर, या यति होती है, ठहराव होता है, यहाँ पर कॉमा लगाया जाता है। इस प्रकार 4 पदों का यह छंद होने के कारण इसमें कुल मिलाकर कितनी मात्रा होंगी, तो 24 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना है दोस्तों, 96 मात्रा होती है। और ऐसे तथ्य दोस्तों किसी कोचिंग संस्थान में या किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलते, और जो चीज कहीं पर ना मिले वह आपको सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंच से मेरे द्वारा दोस्तों निःशुल्क दी जा रही है। तो इस चीज का ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर कुल मात्राएं कितनी होंगी, 96 होंगी। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर लिखा है, कौन सा शब्द भौरे का पर्यायवाची नहीं है। जी दोस्तों, भौरे का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन आपके समक्ष, भ्रमर, शिलीमुख, षटपथ, मधुकर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा भौरे का पर्यायवाची नहीं है। जी दोस्तों, कौन सा भौरे का पर्यायवाची नहीं है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 5 का, इनमें से कोई नहीं। तो वेरी गुड दोस्तों, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर भ्रमर, शिलीमुख, षटपथ और मधुकर चारों के चारों दोस्तों भौरे के पर्यायवाची है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, विकल्प क्रमांक क्या होगा, 5 होगा। अब जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता, क्योंकि भौरे के पर्यायवाची आपसे परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो वह धातु तरीका जानिए दोस्तों, वह धातु ट्रिक जानिए, जिससे आप भौरे के दोस्तों 8 से 10 पर्यायवाची जिंदगी भर के लिए याद कर सकते हैं। तो वह धातु ट्रिक दोस्तों क्या है, यह देखिए। भौरे के पर्यायवाची याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। इतिहास में पहली बार क्या कि अली ने मधु और शीला का मुख देखकर ब्रह्म से भांग में 6 बर्फ मिलाई। जी दोस्तों, ट्रिक हमारी क्या है, अली नाम का कोई लड़का है, उसने 2 लड़कियों के फेस को देखा है जो कि काफी खूबसूरत है, सुंदर है। तो अली ने मधु और शीला का मुख देखकर ब्रह्म से भांग में कितनी बर्फ मिला ली है, 6 बर्फ मिलाकर पेग बना के दोस्तों पिया है। तो देखो यहाँ से पर्यायवाची कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर लिखा है दोस्तों अली, पहले यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे, अली। तो बताइए अली से क्या पर्यायवाची बन गया, अली, क्योंकि अली मतलब क्या होता है, भौरा। दूसरा दोस्तों मधु, अगला क्या लिखा है, मधु। तो मधु से आपके 2 पर्यायवाची आपको ध्यान में रखना है, क्या, मधुकर और मधु, क्या याद रखेंगे, मधुकर और मधु। अब बताइए शीला का मुख, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा दोस्तों, शिलीमुख बन जाएगा, जो कि विकल्प में दिया हुआ था। ध्यान रहे, शिलीमुख भी भौरे को कहा जाता है। शीला का मुख से आप क्या रखेंगे, शिलीमुख। अब भ्रम से क्या बनेगा, भ्रमर आपको याद रखना है और भृंग याद रखना है। जल्द भ्रम से आपको क्या रखना है, भ्रमर और भृंग आपको याद रखना है। अगला कितनी बर्फ मिलाई है, 6, और हमें पता है 6 को संस्कृत में क्या बोला जाता है, षट।
तो षट से क्या बन जाएगा? षटपद। अब षटपद क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि 6 पैर है जिसके। भौरे के कितने पैर होते हैं? कभी भौरा उड़ रहा हो तो उसे पकड़ कर देखिए और उसके पैरों को क्या है काउंट करके देखिए, कितने पैर निकलेंगे दोस्तों? 6 पैर निकलेंगे। इस कारण 6 पैर हैं जिसके किसे बोला जाता है? भौरे को बोला जाता है। अब 6 क्या मिलाई है? बर्फ मिलाई है। तो बर्फ से आपका क्या रखना है? द्विरेफ। यहाँ पर रेफ या बर्फ जब इसका साउंड आपको सुनाई पड़ेगा तो द्विरेफ मतलब क्या है? बर्फ। तो द्विरेफ भी यहाँ पर किसे बोला जाता है? भौरे को बोला जाता है। और क्या है आपका है? मिलाई। तो मिलाई से दोस्तों क्या रखेंगे? मिलिंद। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। मिलाई से क्या आएगा? मिलिंद। इस प्रकार ये 10 पर्यायवाची एकमात्र ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि अली ने मधु और शीला का मुख देखकर भ्रम से भांग में 6 बर्फ मिलाई। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीका या ट्रिक मैंने आपको बताई है, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्या लिखा है? तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? जी दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास। तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? ऑप्शन आपके समक्ष है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती, तीसरा है महादेव वर्मा और चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो वेरी गुड। दिस इज द क्या है आपका? रॉन्ग आंसर। यह दोस्तों गलत आंसर है। तो फिर राइट आंसर की बात कर लें कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती। जी दोस्तों यदि किसी भी विद्यार्थी ने चयन किया है डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती का तो इज द राइट आंसर मधुसूदन सरस्वती जी ने तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष कहा है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों किताबों में नहीं मिलते हैं। आपके लिए हमेशा ही मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आता हूं और उन क्वेश्चनों को डील करने के लिए संदीप सर की धांसू ट्रिक भी आपको बताई जाती है। चलिए अब जिन्होंने तो आंसर दिया था वेरी गुड, किंतु जो विद्यार्थी यहाँ पर गलत हो गया चलेगा किंतु परीक्षा भवन में गलत ना हो उसके लिए धांसू ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट इसका कि आप इस क्वेश्चन को कैसे हमेशा याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब पहले धांसू ट्रिक देखिए। बताइए मधु, मधु मतलब क्या होता है? शहद होता है। और मधु कहाँ पर मिलता है? वन के क्या है? वृक्ष मिलता है। जी दोस्तों हमारी धांसू ट्रिक यहाँ पर क्या हो जाएगी? भैया मधु मतलब क्या होता है? शहद। मधु मतलब क्या होता है? शहद। और हम सभी को पता है शहद कहाँ पर मिलेगा? वनों के वृक्षों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वन के वृक्षों में ही मधुमक्खी का छत्ता होता है और मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है? शहद होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम याद कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया लॉजिक मैंने लगाया यहाँ पर। अब याद करने की हमारी जो ट्रिक यहाँ पर बन गई कि भैया मधु मतलब क्या होगा? शहद। और शहद कहाँ पर मिलेगा? वन के वृक्षों में मिलेगा। अर्थात डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने ही तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष दोस्तों क्या है? कहा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि ट्रिक या कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी बता दीजिएगा कि संदीप सर की धांसू ट्रिक की क्लास का आगाज हो चुका है और आप हमारे साथ क्यों बने हुए हैं, क्या तरीका, क्या आपको यहाँ पर यूनिक पढ़ाया जाता है वह भी अपने दोस्तों को दोस्तों क्या है बता दीजिए। चलिए हाँ, और जो विद्यार्थी यहाँ पर वीडियो को डिसलाइक करते हैं उन महान आत्माओं को भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी हमारे साथ रेगुलर बने हुए रहते हैं, भले ही डिसलाइक करने के लिए आते हैं किंतु जुड़े होते रहते हैं। किंतु दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी यहाँ पर वीडियो को डिसलाइक करते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके माता पिता ने उनको हाथ में जो टुनटुना दिला के रखा है वह सिर्फ उस टुनटुने से थंब से वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, किंतु वो ध्यान से सुन लें, वह संदीप सर के टैलेंट को, वह संदीप सर की प्रतिभा को कभी भी डिसलाइक नहीं कर सकते। आप मुझे कभी भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन
चलिए तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन के बाद चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। जी दोस्तों, कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन आपके समक्ष है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और कोरवी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हालांकि यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इससे पहले भी यह क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो यदि आपको इसकी ट्रिक याद हो तो आंसर दीजिए कि कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है कोरवी, जी दोस्तों कोरवी इज द राइट आंसर। अब जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता उसकी धातु ट्रिक में दोस्तों आपको बता रहा हूं। क्या आपसे पूछा गया पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोली आती है दोस्तों? 3 ही बोली आती हैं। क्या बता रहा हूं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती है? 3। और तीनों की 3 बोलियों को याद करने की हमारी धातु ट्रिक क्या है? तो वह होगी दोस्तों क्या है? अब 36। हमारी ट्रिक की क्या दोस्तों आपका? अब 36। अब का मतलब किससे होगा? अवधि से होगा। ब का मतलब किससे होगा? बघेली से होगा। और 36 का मतलब किससे होगा? छत्तीसगढ़ी से होगा। इसका मतलब है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। और याद कैसे करेंगे? तो हमारी ट्रिक क्या है? अब 36। अच्छा, यदि ये ट्रिक भी याद नहीं रहती तो इसके अलावा एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। तो दूसरी ट्रिक की बात कर लें तो इस प्रकार से याद रखेंगे ABC। ध्यान दोस्तों, दूसरी हमारी ट्रिक क्या है? ABC। अब A का मतलब किससे है? अवधि से है। B का मतलब किससे? बघेली से है। और C का मतलब किससे दोस्तों? छत्तीसगढ़ी से है। इस प्रकार 2 मिनट ट्रिक आपको बता दिए। जो ट्रिक अच्छी आपको लग रही है वह आप खा सकते हैं, अर्थात क्या है? याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। मैंने उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से। क्या बात है भाई? मैंने उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से। वैसे शादी का माहौल आने वाला है, नवंबर माह में शादियां हैं, दिसंबर में शादियां हैं। तो आपके लिए एक अलंकार का प्रश्न है। मैंने उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अनुप्रास, यमक, उपमा या श्लेष अलंकार? राइट आंसर बताइए दोस्तों, किसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए अब बात करें कि इस अलंकार में कौन सा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो आपको बता दो दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यमक अलंकार का, वेरी गुड, यमक अलंकार इज द राइट आंसर। अब यमक अलंकार ही क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है यमक अलंकार में कोई भी शब्द कितनी बार आता है? 2 या 2 से अधिक बार आता है। और कंडीशन क्या है कि प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है सालों, और एक बार फिर क्या लिखा है? सालों। कि मैंने उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से। अब बताइए शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। और दोनों ही बार सालों का मतलब क्या है? अलग अलग। एक साले का मतलब जानते हैं क्या होता है? अपनी पत्नी का भाई। क्या होता है आपका? बीवी का भाई। और दूसरे सालों का मतलब क्या है आपके? वर्ष या अवधि से। दूसरे सालों का मतलब क्या है यहाँ पर? अवधि से दोस्तों, यह है वर्ष से। इस प्रकार देखेंगे कि यमक अलंकार के अंतर्गत साल शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार सालों का मतलब अलग है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने उसके साले के लिए बात की थी, क्या है? कई सालों से। वह अपने साले की विवाह के लिए कई सालों से क्या है? बात कर रहा है, पर फिर भी क्या है? बात ही नहीं बन रही है। साले की क्या है? शादी नहीं हो रही है। शायद कुंडली में कुछ गड़बड़ है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? अगला क्वेश्चन अलंकार से लिया गया है। क्या अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके समक्ष 2, 3, 4 और 5। बताइए अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? चलिए अब इसके भी राइट आंसर की बात कर लें कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का 3, तो यहाँ पर आपने 3 का दोस्तों यदि चयन किया है तो 3 इज द राइट आंसर। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब कुछ किताबों में 2 प्रकार के दिए गए हैं, तो इस प्रकार के छलावे या भ्रम में दोस्तों आपको नहीं आना है।
इसका राइट आंसर कितना होगा? 3 ही होगा। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसको जानने की, उसको याद रखने की दोस्तों दासो ट्रिक में आपको बता रहा हूं। इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी क्या कि 3 प्रकार के अलंकार कौन कौन से होते हैं। वह 3 प्रकार के अलंकार को याद करने की हमारी धातु ट्रिक क्या है? तो आपने अमेरिका का नाम सुना होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? यूएसए बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका यूएसए बोलते हैं। बस आपको यूएसए या अमेरिका याद रखना है। अब इस यूएसए से 3 प्रकार के अलंकार कौन कौन से होंगे बताइए। पहले यू से क्या बनेगा? उभय अलंकार। क्या बनेगा दोस्तों? आपका उभय अलंकार आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा एस से आपको क्या रखना है दोस्तों? आपका शब्द अलंकार। दूसरा आपको क्या रखना है दोस्तों? शब्द अलंकार। तीसरा दोस्तों ए से आप क्या याद रखेंगे? अर्थ अलंकार। ए से क्या याद रखेंगे दोस्तों? आपका अर्थ अलंकार। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों मैंने ट्रिक बताई है। इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी क्या कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के अलंकारों को याद करने की ट्रिक क्या है? यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किंतु हमारे लिए यूएसए का मतलब क्या होगा? यू से है उभय अलंकार, ए से अर्थ अलंकार और ए से आपका शब्द अलंकार और ए से क्या आएगा? अर्थ अलंकार। इस प्रकार ध्यान रहे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। जिसको याद करने की ट्रिक हमारी क्या है? यूएसए। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ट्रिक पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आपके शिक्षक के मनोबल को बढ़ाता है। हर हफ्ते अच्छी अच्छी धांसू ट्रिक मैं आपके लिए लेके आता हूं जो खुद मेरे द्वारा बनाई जाती है। ऐसे ट्रिक आपको किसी अन्य कोचिंग संस्थान या किताबों में दोस्तों देखने को नहीं मिलती है। और जो चीज कहीं पर ना मिले वह आपको संदीप सर के द्वारा सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मन से निःशुल्क दी जा रही है, बिना किसी निस्वार्थ भावना के। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वाक्य का चयन करें। जी दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन 4 है महारानी का समाज विग्रह, महान है जो रानी। क्या यह वाक्य सत्य है? दूसरा खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तीसरा भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। जो विद्यार्थी समझते हैं हमारी हिंदी अच्छी है, बिल्कुल आज आपको पता लगेगा आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। जरा मुझे इसका आंसर दीजिए कि भाई इन 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इन 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। चलिए अब राइट आंसर की बात कर ले कि भाई जिन विद्यार्थियों ने भी विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया है कि महारानी का समाज विग्रह क्या होगा? महान है जो रानी। तो दिस इज द क्या है? रॉन्ग आंसर। जी दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने इसका चयन किया है कि महान है जो रानी इसका समाज विग्रह होगा, तो बिल्कुल दोस्तों क्या है? गलत है। और गलत क्यों है उसे अभी मैं प्रूव करके अभी बताऊंगा कुछ ही क्षणों के बाद। चलिए दूसरे विकल्प की बात कर ले तो खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। यह भी दोस्तों क्या है? क्योंकि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यदि खरगोश को ही काट देंगे तो गाजर कौन खाएगा? क्या तुम खाओगे क्या? तो यहाँ पर विकल्प ऐसा होना था कि भैया खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। खरगोश को क्या खिलाओ? गाजर काट कर खिलाओ, ना कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। यदि खरगोश ही रहेगा तो गाजर दोस्तों कौन खाएगा? चलिए बात करें यहाँ पर भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। यह भी दोस्तों क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि पटना बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक है ना। आप बताइए पटना तो कितने हैं? एक ही है। पर यहाँ पर क्या लिखा है कि भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। पटना शहर एक है। यह वाक्य शुद्ध कैसे होगा कि भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे? क्या आएगा? भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, ना कि 4 पटना के व्यक्ति थे। इसका मतलब राइट आंसर की बात कर ले जिन विद्यार्थियों ने चयन किया होगा इनमें से कोई नहीं, जो कि मात्र नाम मात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने इनमें से कोई नहीं का चयन किया होगा। तो यहाँ पर इनमें से शुद्ध वाक्य की बात करें तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चारों के चारों वाक्य शुद्ध नहीं है। और जो चीज शुद्ध नहीं होती वह कैसी होती है? इम्प्योर होती है या अशुद्ध होती है। अब बात करें कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा
सर हमने तो अभी तक यही सुना है कि महारानी का समाज विग्रह क्या होता है, महान है जो रानी। जी नहीं दोस्तों, महान है जो रानी नहीं होता। और कैसे नहीं होता, आज वह तरीका भी समझिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया पहला विकल्प महान है जो रानी गलत क्यों है दोस्तों। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था क्या कि भैया जो पुरुष होता है, पुरुष के लिए, और यहाँ पर एक हम मान लेते हैं दो, तो एक मान लेते हैं पुरुष और एक मान लेते हैं हम स्त्री। बताइए मैंने आपको कहा था कि पुरुष के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, विद्वान का। कौन सा इस्तेमाल होता है, विद्वान का। जैसे मैंने कहा कि तुलसीदास जी या कालिदास एक विद्वान व्यक्ति थे, कालिदास एक विद्वान व्यक्ति थे। किंतु यदि मैं बात करूं यदि महारानी लक्ष्मीबाई की या महादेवी वर्मा की, कि महादेवी वर्मा एक महान कवयित्री थी, तो बताइए महादेवी वर्मा स्त्री का बोध करा रही है, क्या महादेवी के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग हो गया? नहीं, स्त्री के लिए विद्वान के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, विदुषी का। मैं ऐसा कह सकता हूं कि महादेवी वर्मा एक विदुषी कवयित्री थी, या विद्वान का अर्थ ही किस रूप में लिया जाएगा, विदुषी के संदर्भ में लिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि पुरुष के लिए विद्वान, जबकि स्त्री के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ध्यान में रखना है, पुरुष के लिए महान शब्द का प्रयोग होता है, इसी प्रकार स्त्री के लिए महती का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, महती का प्रयोग होता है। यदि आप स्त्री को महान कह रहे हैं, इसका तात्पर्य वही है जिसे आप अपनी पत्नी को श्रीमान से संबोधित कर रहे हैं। अब आपकी पत्नी, क्योंकि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी स्त्री को महान कह रहे हैं, इसका आंसर उसी प्रकार गलत है जिस प्रकार आप अपनी पत्नी को श्रीमान से संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर स्त्री श्रीमान नहीं होती, क्या होती है, श्रीमती होती है। तो यदि हम बात करें महादेवी की, महारानी की, तो इन सभी में स्त्री का बोध हो रहा है, तो इनका समाज विग्रह क्या होगा, महती है जो देवी, महती है जो रानी, ना कि महान। क्योंकि स्त्री महान नहीं होती, वो क्या होती है, महती होती है। हाँ, विशेषण के तौर पर क्या लगाया जाता है, महा लगाया जाता है। किसको, किंतु उसका अर्थ महती के संदर्भ में होता है। क्या बोल रहा हूँ, इन सभी में महा शब्द तो प्रयुक्त होता है जो कि विशेषण का काम कर रहा है, किंतु इस महा का अर्थ स्त्री के लिए महती होगा और पुरुष के लिए क्या होगा, महान होगा। मात्र कुछ किताबों में ही आपको इसका समाज विग्रह आज खोल के देखिएगा, आपको यही मिलेगा, महती है जो देवी या महती है जो रानी, नामत कुछ ही किताब में मिलेगा। तो ध्यान है दोस्तों, महारानी का विकल्प का समाज विग्रह महान है जो रानी क्या है, गलत है। वो 99% लोग इससे क्या दोस्तों गलत कर आते हैं। तो इस प्रकार के छलावे अभ्रम में नहीं आना है। ध्यान रखना है दो चीजों का, कि पुरुष के लिए विद्वान, स्त्री के लिए विदुषी, पुरुष के लिए महान और स्त्री के लिए महती शब्द का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। प्रसिद्ध उपन्यास 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? जी दोस्तों कई बार पूछा गया है क्या कि प्रसिद्ध उपन्यास 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट का नाम बताना है जिनका उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। विकल्प है धर्मवीर भारती, बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई और श्रीलाल शुक्ल। फटाफट दोस्तों बताइए कि प्रसिद्ध उपन्यास 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? चलिए राइट आंसर की बात कर लें। जिन विद्यार्थियों ने विधि चयन किया है बालकृष्ण भट्ट का, दोस्तों बालकृष्ण भट्ट इज द राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास लिखा है? 100 अजान एक सुजान। किंतु परंतु लेकिन जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता, तो उसका याद करने के लिए दोस्तों संदीप सर की 200 ट्रिक आपको बता रहा हूं, क्या कि आप इस विकल्प को, इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए कैसे याद रख सकते हैं। बताइए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 अजान एक सुजान, मतलब 100 अजान पे कौन भारी है? एकमात्र एक सुजान भारी है। तो आप कहेंगे सर सुजान में ऐसी कौन सी बात है जिससे 100 अजान पर भारी पड़ रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर एक सुजान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुजान के बाल कैसे हैं? सुंदर है। जी
दोस्तों, यहाँ पर हमारी ट्रिक में आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई आप कह रहे हैं भाई 100 अजान 1 सुजान, तो सुजान में आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जो उसके सामने 100 अजान भी आपके फीके पड़ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर सुजान मतलब जान, और सुजान में विशेषता ये है कि सुजान के क्या है, बाल सुंदर है, और बाल सुंदर कहने का मतलब किससे है, बालकृष्ण भट्ट से है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं कि भैया सुजान के बाल सुंदर हैं, और बाल सुंदर कहने का मतलब किससे दोस्तों, आपके बालकृष्ण भट्ट से है। तो बालकृष्ण भट्ट का यह उपन्यास है 100 अजान 1 सुजान। चलिए दोस्तों, चलते हमारे अगले विकल्प की ओर, और विकल्प क्रमांक 11 आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? जी दोस्तों, कई बार पूछा गया है, आसान सा प्रश्न है, किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? ऑप्शन हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी या इनमें से कोई नहीं। फटाफट दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो राइट आंसर की बात कर लें कि भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर मराठी या फिर नेपाली, मराठी या नेपाली का यदि चयन किया है तो वेरी गुड, दिस इज द क्या दोस्तों, रॉन्ग आंसर। यहाँ पर यदि राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको इतना पता होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, किंतु हालांकि संविधान में तो सिर्फ राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा सिर्फ चूंकि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है इसलिए राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, किंतु संविधान में ध्यान रहे राजभाषा नाम से संबोधित नहीं किया गया है, उसे सिर्फ राजभाषा के नाम से संबोधित किया गया है। तो हिंदी की जो भाषा है किस कौन सी लिपि है, देवनागरी। अच्छा, लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, मतलब किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का, जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे उस भाषा की लिपि या स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है। और आपका अरबी और फारसी की लिपि कौन सी है, उर्दू है। तो इस प्रकार ध्यान में रखेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, किंतु देवनागरी के साथ साथ संस्कृत भी है, नेपाली, मराठी, इन चारों ही भाषाओं की लिपि कौन सी है दोस्तों, देवनागरी है। अब याद कैसा करें उसकी धांसू ट्रिक देखिए। आपको इतना तो पता है कि भाई हिंदी ये तो सभी को रटा हुआ है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों, देवनागरी है। इसके अलावा कौन कौन सी है, तो वह भी मैं आपको धांसू ट्रिक बता देता हूं कैसे याद रखेंगे। ट्रिक हमारी क्या है, देवसन नेपाल में मरा। हमारी ट्रिक दोस्तों क्या है, जो देवसन नामक एक व्यक्ति है वह कहां पर मरा है, नेपाल में मरा है। अब देव से क्या याद रखेंगे, देव से रखेंगे देवनागरी, देव से क्या रखेंगे, देवनागरी। और सन का मतलब किससे है, संस्कृत से है। सन का मतलब संस्कृत से, नेपाल का मतलब नेपाल से, और मरा से क्या रखेंगे, मराठी। मरा से क्या रखेंगे, मराठी। इस प्रकार आसान सा तरीका वैसे भी याद रख सकते हैं, किंतु ट्रिक की बात कर ली क्योंकि संदीप सर के पास हर एक चीज की ट्रिक है, तो इसकी मैंने ट्रिक बता दी कि भाई देवनागरी लिपि किन किन भाषाओं की है, हिंदी की है, संस्कृत की है, नेपाली की और मराठी की। तो हिंदी को तो याद रहेगा, बाकी को कैसे याद रखें, तो ट्रिक हमारी क्या है, देवसन नेपाल में मरा। तो देवस का मतलब है देवनागरी से, सन का मतलब संस्कृत से, नेपाल का मतलब नेपाली से, और मरा का मतलब किससे होगा, मराठी से। इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। तो विकल्प क्रमांक 5 दोस्तों क्या होगा, सही होगा। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। पुत्रेषणा में संधि की पहचान करें। जी दोस्तों, पुत्रेषणा में संधि की पहचान करें। ऑप्शन आयादी स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि। फटाफट बताइए दोस्तों, 4 विकल्पों में से पुत्रेषणा में कौन सी संधि होगी।
तो दोस्तों समय का हमारे पास अभाव है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास हमारी है, तो यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डील करने की कोशिश करेंगे, इसलिए रैपिड फायर राउंड रहेगा। बहुत ही कम समय में आपको दूंगा आंसर बताने के लिए। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि पुत्रेषणा में कौन सी संधि है। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि इज द राइट आंसर। अब वृद्धि स्वर संधि कैसे है, तो ध्यान रहे दोस्तों, जो वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि की भी पहचान की बात कर लें कि इसकी पहचान क्या होती है, तो उसका तरीका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। यदि मध्य पद में आपको ऐ की मात्रा या औ की मात्रा मिल जाए, यदि आपको मध्य पद में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा मिल जाए, तो वहां पर संधि कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि वृद्धि का मतलब ही क्या होता है, बढ़ना। तो यहाँ पर ऐ की मात्रा बताइए, पुत्रेषणा में यहाँ पर किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा है। अच्छा औ की मात्रा वाला उदाहरण जैसे हम देखें, बनौषधि, क्या लिखा मैंने आपका, बनौषधि, तो बनौषधि में भी दोस्तों कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या है कि मध्य पद में यदि आपको ऐ की मात्रा मिल जाए, आपको औ की मात्रा मिल जाए, तो वहां पर क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि होगा। अच्छा यदि हम संधि विच्छेद की बात कर लें, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पुत्र धन ऐषणा, क्या होगा, पुत्र धन ऐषणा। ऐषणा मतलब होता है दोस्तों चाह या इच्छा या कामना, तो जो पुत्र पाने की इच्छा है वह क्या कहलाती है, पुत्रेषणा कहलाती है। संधि विच्छेद होगा पुत्र धन ऐषणा। ऐषणा मतलब होता है संस्कृत में चाह या इच्छा, तो जब पुत्र पाने की इच्छा रखता हो, कामना रखता हो, चाह रखता हो, उसे बोला जाता है पुत्रेषणा। तो मध्य पद में ध्यान में रखना है, यदि मध्य पद में आपको ऐ की मात्रा या औ की मात्रा मिल जाए, तो वहां पर संधि कौन सी होगी दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे और देखें यहाँ पर लिखा है रमेश्वर्य, क्या लिखा है दोस्तों आपका, रमेश्वर्य। अब बताइए रमेश्वर्य में मध्य पद में किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वृद्धि संधि। मैंने यहाँ पर लिखा आपका जलौषधि, बताइए जलौषधि में मध्य में किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है, तो यहाँ पर संधि कौन सी आएगी, वृद्धि स्वर संधि। तो ध्यान में रखना है कि वृद्धि स्वर संधि में मध्य पद में किसकी मात्रा होती है, ऐ की मात्रा होती है और औ की मात्रा होती है। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन 13 है, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। जी दोस्तों किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन है उत्साह, मिट्टी, प्रार्थना और पुनः। फटाफट यह वर्णमाला वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। तो द्वित्व व्यंजन की पहचान है जब दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता, दो समान व्यंजनों के बीच में जब कोई स्वर नहीं होता तो उसे क्या बोला जाता है, द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। इस हिसाब से देखेंगे आप, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मिट्टी होगा। जिन विद्यार्थियों ने मिट्टी का चयन किया है बताइए, यहाँ पर मिट्टी में दो समान व्यंजन कौन से हैं, ट टमाटर का है, और यहाँ पर ट दोस्तों कैसा है, स्वर रहित है। यहाँ पर आप ट लिखेंगे इस प्रकार से, प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे ये ट, और फिर इसमें कौन सी मात्रा लिखी है, बड़ी की मात्रा लिखी है। तो हमारी परिभाषा कहती क्या, जब दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता तो उसे क्या बोला जाता है, द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। अन्य उदाहरणों की बात कर लें, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चा, मैंने यहाँ पर लिखा है सच्चा, मैंने यहाँ पर लिखा आपका गड्ढा, यहाँ पर मैंने लिखा है अड्डा। तो इन सभी उदाहरणों में इसके अलावा और बात कर लें, दिल्ली, बिल्ली, भट्टी। बताइए इन सभी उदाहरणों में पाएंगे कि दो समान व्यंजनों के बीच में, यहाँ पर चा, यहाँ भी चा, यहाँ पर डाडा, यहाँ पर भी डाडा, यहाँ पर लाला, यहाँ भी लाला, और यहाँ पर आपका टट है। तो जब दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं आता तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर।
अगला है मुझे पुष्पा से नफरत है, पुष्पा आई हेट यू। क्या आपका क्वेश्चन है? मुझे पुष्पा से नफरत है में कारक की पहचान कीजिए। बताइए करण कारक होगा, अपदान कारक होगा, अधिकरण कारक होगा या संप्रदान कारक होगा। यह प्रश्न दोस्तों कई बार भ्रमित करने के लिए आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें विशेष रूप से बात क्या है, क्यों क्वेश्चन में आपके समक्ष लेकर आया हूं, उसका तरीका भी बताऊंगा। फिलहाल आंसर बताइए, मुझे पुष्पा से नफरत है में कारक कौन सा होगा? करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। 4 विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? चलिए अब हमें पता है यहाँ पर कौन से कारक की विभक्ति आई है, से कारक की विभक्ति आई है और हमें यह भली भांति से ज्ञात है कि से कारक का प्रयोग मात्र 8 कारकों में से 2 ही कारकों में होता है। करण कारक की विभक्ति भी होती है से और अपदान कारक की विभक्ति भी होती है से, किंतु दोनों में अंतर क्या है? जब करण कारक में से आता है तो उसका माध्यम, उसका अर्थ साधन के संदर्भ में लिया जाता है। जैसे हम ट्रेन से शिमला पहुंचे तो शिमला जाने के लिए मेरा साधन क्या हुआ? ट्रेन। किंतु जब अपदान कारक में से आता है तो उसका मतलब किससे होता है? अलगाव से होता है। उसका मतलब अलगाव से होता है। और यहाँ पर जब करण में से आता है उसका मतलब साधन या माध्यम से होता है। चलिए अब हमें पता है, बताइए मुझे पुष्पा से नफरत है, बताइए यहाँ पर कोई साधन का काम हो रहा है क्या? नहीं। बात करें यहाँ पर अपदान कारक होगा। राइट आंसर की बात करें कि भैया मुझे पुष्पा से नफरत है, यहाँ पर अपदान कारक। अब अपदान कारक कैसे? बताइए एक कॉमन सा उदाहरण हमने पढ़ के रखा है क्या? गंगा हिमालय से निकलती है या फिर पत्ता वृक्ष से गिरता है, बंदर छत से कूदा या फिर आसमान से बूंदे गिरी। तो इन सभी में तो हमें लग जाता है कि भैया अलग होने की बात की जा रही है। जब 2 संज्ञा सर्वनाम, एक संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम से अलग होती है, वहां पर अपदान कारक होता है। किंतु ध्यान रहे किसी भी प्रकार का भाव, चाहे वह घृणा का भाव हो, चाहे वह नफरत का भाव हो, चाहे डर का भाव हो, इन सभी भावों में भी क्या होता है? अपदान कारक होता है। क्यों? यदि यहाँ पर ऐसा लिखा है मुझे पुष्पा से नफरत, बताइए यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से दूरी बनाने की कोशिश करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, उससे पास जाने की। बताइए यदि मुझे पुष्पा से नफरत है तो मैं पुष्पा से दूर जाने की कोशिश करूंगा, ना कि उसके करीब जाने की। और यदि मैं पुष्पा से दूर हो रहा हूं इसका मतलब मैं किसी और के करीब हो रहा हूं। जी दोस्तों, तो ध्यान रहे यहाँ पर कि मुझे पुष्पा से नफरत है, तो यदि नफरत है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से दूरी बनाने की कोशिश करेगा, अलगाव होगा, दूर होगा। और दूर होने के संदर्भ में कौन सा कारक होता है? अपदान कारक होता है। तो यहाँ पर अपदान कारक होगा। ध्यान रहे यहाँ पर करण कारक दोस्तों नहीं होगा। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास को कलिकाल का कवि किसने कहा है? जी दोस्तों, तुलसीदास को कलिकाल का कवि किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाभादास, जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? कलिकाल का मतलब कलयुग होता है, इस समय कलयुग ही चल रहा है। तो जो कि वाल्मीकि तो प्राचीन समय के थे, तो आपका कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा है? कलिकाल तुलसीदास जी को। इसका आंसर बताइए। चलिए राइट आंसर की बात कर ले। भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर होगा नाभादास। जी दोस्तों, यदि किसी विद्यार्थी ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, नाभादास नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। उनकी रचना रामचरितमानस के कारण, क्योंकि वर्तमान की बात करें, कलयुग की बात करें, तो लोगों को तारने के लिए एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस है, गीता है और महाभारत है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर बात करें नाभादास। अब इसको याद कैसे करें? तो बताइए संदीप सर की दोस्तों धांसू ट्रिक है, आपको बता रहा हूँ क्या, किस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रखिए। बताइए यहाँ पर काल, काल का मतलब किससे होता है? यम से। जब व्यक्ति मृत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है,
तो काल या यमराज ही तो भैंसा पे बैठकर उसे लेने आता है दोस्तों प्राणों को। तो बात करें काल, याद कैसे करें, काल कहां से आता है, नभ से आता है। और हमें पता है नभ मतलब क्या होता है दोस्तों, आकाश होता है। तो बताइए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट उन्हें लगा है, याद कैसा करे बताइए। आपसे किसने पूछा भैया जो व्यक्ति मर जाता है तो काल कहां से आता है, तो आप कहेंगे काल नभ से आता है। और नभ मतलब आकाश, तो नभ से क्या याद रखेंगे, नाभादास। इस प्रकार तुलसीदास जी को कलिकाल का कवि किसने कहा है, नाभादास ने कहा है। याद कैसा किया, काल कहां से आएगा, नभ से आएगा, और नभ मतलब आकाश से आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के ट्रिक हर हफ्ते में आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूं। किताबों में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। यदि ट्रिक पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर दोस्तों ठोक के दबा के। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। शुद्ध वाक्य का चयन करें। जी हां दोस्तों, फिर से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन वाले क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। पहला, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, और जीवन और साहित्य मतलब लाइफ एंड लिटरेचर, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। फटाफट बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा यहाँ पर वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात कर ले तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, दिस इज द राइट आंसर। इसमें से एकमात्र है शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, विकल्प क्रमांक 4। अब पहला दूसरा तीसरा गलत क्यों बताइए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक का मतलब ही होता है अनेक, यहाँ पर अनेकों क्या है गलत होगा, यहाँ पर सिर्फ होना चाहिए श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक का मतलब ही होता है अनेक। हम बोलते हैं केशव माधव हरि हरि बोल, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है तो अनेक होता है ना कि अनेकों होता है। तो यहाँ पर अनेकों के कारण वाक्य कैसा हो गया, अशुद्ध गया। बताइए उससे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, बताइए अनुत्तीर्ण या फेल होने की भी कोई आशंका होती है क्या, नहीं होती है, वो होता है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। यहाँ पर आशंका दोस्तों नहीं होगा, यह वाक्य भी गलत। अगला, प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, यह वाक्य यदि आपने चयन किया तो आप गलत क्यों बताइए। प्रातः काल का मतलब ही समय होता है, इस समय को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। आप इतना बोल सके कि प्रातः काल टहलना चाहिए, प्रातः काल के साथ समय नहीं लगाना, क्योंकि प्रातः काल खुद अपने आप में क्या है दोस्तों, एक समय है। तो यहाँ पर यह भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। चलिए दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, सुलोचना। जी हाँ दोस्तों, सुलोचना में कौन सी संधि है, सॉरी समास है। विकल्प कर्मधारय, बहुब्रीहि, उपरोक्त दोनों, या अव्ययी भाव समास। बताइए सुलोचना में कौन सी समास है, इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया उपरोक्त दोनों, जी दोस्तों उपरोक्त दोनों इज द राइट आंसर। यहाँ पर सुलोचना में कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास है। अब दोनों ही कैसे है वह जानिए दोस्तों, दोनों ही कैसे है वह जानिए। शब्द यहाँ पर लिखा था सुलोचना, और हम सभी को दोस्तों पता है क्या, लोचन। लोचन मतलब क्या होता है, आंख या नेत्र को कहा जाता है, आंख या किसे कहा जाता है, नेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर सु क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। यहाँ पर सु क्या है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ किस संदर्भ में लिया जाता है, अच्छा। सु यहाँ पर क्या उपसर्ग है, जिसका मायने किस रूप में लिया जाता है, अच्छा। जैसे हम बोलते हैं सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर सु उपसर्ग है जिसका अर्थ अच्छे के संदर्भ में लिया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था यदि प्रथम पद में कोई उपसर्ग है और यदि किसी उपसर्ग का प्रयोग विशेषण की तरह होता है, सु मतलब क्या होगा, अच्छा। ध्यान रहे सु का मतलब अच्छा नहीं होता, सु उपसर्ग का प्रयोग अच्छे के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर यदि पहला पद सु उपसर्ग है और यह सु किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, तो मैंने आपको कहा था यदि पहला पद कोई विशेषण हो
और को पहला पद यदि कोई उपसर्ग हो और यदि वह विशेषण की भांति प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर दोस्तों कौन सी समास होती है? कर्मधारय समास होती है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा कि भैया सुंदर या अच्छे हैं लोचन जिसके, क्या होगा? या सुंदर है जो लोचन, क्या होगा? सुंदर है जो लोचन या अच्छे हैं जो लोचन। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। अब यहाँ पर बहुव्रीहि भी मैंने क्यों माना? मैंने बहुव्रीहि भी क्यों माना? तो ये बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा एक अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हमें पता है सुलोचना किसकी पत्नी थी? यदि आपने रामायण देखा होगा तो इंद्रजीत या जिसे मेघनाद कहा जाता है उनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना। मतलब सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात सुलोचना किसकी पत्नी हो गई? मेघनाद की पत्नी हो गई। तो तीसरा अर्थ होने के कारण यहाँ पर समास भी कौन सी होगी? बहुव्रीहि। जैसे बोलते हैं दशानन, तो दशानन किससे बोला जाता है? रावण को। नीलकंठ किससे बोला जाता है? शंकर जी को। इसी प्रकार महावीर किससे बोला जाता है? हनुमान जी को। तो सुलोचना किसका नाम है? इंद्रजीत की पत्नी का नाम है। तो जहां पर तीसरा अर्थ होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होती है। और चूंकि पहला पद उपसर्ग था और उपसर्ग होने के साथ साथ विशेषता बता रहा था आंखों की या नेत्रों की, इस कारण यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास भी होगा। क्या होगा दोस्तों? कर्मधारय समास भी होगा। तो दोनों विकल्प आपके सही हैं। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये आपसे कई बार पूछा गया है कि एक जो वाक्य होता है उसके कितने घटक होते हैं, अंग होते हैं। अंग का मतलब है इंटरनल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी सेंटेंस या वाक्य कितनी चीजों से मिलकर बना होता है। तो फटाफट मुझे बताइए कि वाक्य के कितने अंग या घटक होते हैं। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया उद्देश्य और विधेय, जी दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है उद्देश्य और विधेय, दिस इज द राइट आंसर। जी दोस्तों यह विकल्प बिल्कुल सही है कि किसी भी वाक्य में दो ही अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अब इसको याद कैसे करें? उद्देश्य और विधेय तो होता है, इसको याद कैसे करें? तो इसकी भी दोस्तों धांसू ट्रिक में आपको बता रहा हूं कि किसी भी वाक्य के कितने अंग होंगे। तो वह तो हमें पता चल गया भाई, कितने अंग होते हैं? दो अंग होंगे। कितने अंग होंगे आपके? दो। अब दो कौन कौन से होंगे? एक उद्देश्य और विधेय। इसको भी याद करना हो तो इसकी भी धांसू ट्रिक संदीप सर के द्वारा बनाई गई। क्या आपने अल्ट्रावायलेट रेस या किरणों के नाम सुना होगा? मतलब जिसको क्या बोलते हैं? यूवी रेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका यूवी रेस। तो यूवी रेस या यूवी किरणों से आपको दोस्तों क्या है? याद करना है। यू से क्या बन जाएगा? उद्देश्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उद्देश्य बन जाएगा। और वी से क्या बन जाएगा दोस्तों? विधेय बन जाएगा। देखिए हर एक चीज की ट्रिक आपको संदीप सर के द्वारा बताई जाती है। इस प्रकार वाक्य के कितने यहाँ पर अंग हो गए? दो, उद्देश्य और विधेय। याद कैसे करेंगे? यूवी रेस। अब बात आती है क्या सर उद्देश्य किससे कहा जाता है, विधेय किससे कहा जाता है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं, वह भी बता रहा हूं। उद्देश्य किससे कहा जाता है और विधेय किससे कहा जाता है? उद्देश्य देखो वाक्य में दोस्तों जो भी कर्ता होता है, वाक्य में जो भी सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। और वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। कैसे? उदाहरण की बात कर लें। मैंने कहा सीता पत्र लिखती है। अब पत्र लिखती है जाहिर सी बात में राम को लिखेगी, राम इनके पति परमेश्वर थे। तो बताइए यहाँ पर सीता पत्र लिखती है, यहाँ पर कर्ता कौन है? सीता। यहाँ पर कर्ता हमारा कौन है? सीता। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वाक्य में जो कर्ता होता है वही क्या होता है? मेरा उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य हो गया। अब सीता क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वाक्य में कर्ता के विषय में या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह क्या कर रहा है? तो वह कहलाता है यहाँ पर विधेय। तो पत्र लिखती है, यह क्या कहलाएगा? मेरा विधेय कहलाएगा। इस प्रकार कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है और विधेय कौन समझ जाएगा? पत्र लिखती है। चलिए दोस्तों अगले यहाँ पर हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। क्या? यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पर भी हम राइट आंसर की बात कर ले भाई। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर संकेत वाचक, जी दोस्तों संकेत वाचक इज द राइट आंसर। अब बात क्या है संकेत वाचक वाक्य कैसे होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे कि ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करे, मतलब यदि एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करे तो वे संकेत वाचक होते हैं। बताइए, लिखा है यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, मतलब यहाँ पर फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा है, वर्षा होने पर। क्या फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा है मेरे दोस्तों, वर्षा होने पर। मतलब यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और यदि वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं। बताइए, यदि मैं कहूं कि राम आज विद्यालय नहीं आया तो आप ऐसा कहोगे क्या कि भैया राम की भैंस ने आज दूध नहीं दिया इसलिए मैं विद्यालय नहीं आया। तो मुझे बताइए, राम के भैंस के दूध देने से उसके स्कूल जाने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसका मतलब यह तो संकेतवाचक नहीं होगा। संकेतवाचक वहीं पर होता है जहां पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है। यदि मैं यहाँ पर कहूं कि यदि कठोर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, मतलब आपकी सफलता किस पर निर्भर कर रही है, आपके कठोर परिश्रम पर निर्भर कर रही है। तो ध्यान रहे संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर संकेतवाचक राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का आज हमारा अंतिम प्रश्न है, ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, कि किस लेखक को मिट्टी की बारात काव्य के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइए। किस लेखक को मिट्टी की बारात काव्य के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, और तीसरा है कमलेश्वर या भवानी प्रसाद मिश्र। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है शिव मंगल सिंह सुमन का, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है शिव मंगल सिंह सुमन का, तो शिव मंगल सिंह सुमन दोस्तों क्या है, इज द राइट आंसर। शिव मंगल सिंह सुमन को ही इनकी रचना मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब याद कैसा करें दोस्तों, उसके धांसू ट्रिक देखिए। बताइए, यहाँ पर शिवजी की बारात, यदि मिट्टी की बारात तो मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ, शिवजी की बारात। तो शिवजी की बारात बताइए भूत प्रेत, यहाँ पर कीड़े मकोड़े सारे दोस्तों क्या थे, शामिल थे। इस प्रकार से याद कर सकते हैं मिट्टी की बारात, और बारात मतलब किसकी बारात, शिवजी की बारात। तो शिव का मतलब किससे होगा, शिव मंगल सिंह सुमन होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने आज ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब यहाँ पर परसों के दिन मतलब 20 नवंबर को जिन विद्यार्थियों का भी जेल प्रहरी का एग्जाम है तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और अभी जो कुछ भी हुआ है उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। हालांकि कुछ पढ़कर भी जाना, कॉन्फिडेंस लेकर ही मत चले जाना। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को समाप्त करने से पहले कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि आपको मोटिवेट करेंगे आपके आगामी परसों वाली परीक्षा के लिए। क्या कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है मुझ में, तानों की शोर में रहकर सच कहने की ताकत है मुझ में, तानों की शोर में रहकर सच कहने की आदत है मुझ में। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
झुक झुक कर अभी सीधा खड़ा हुआ हूँ, फिर से झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों से स्वयं रचा, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब 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 कर मैं सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, राम राम साहब।